नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि भारत में अंग्रेजी राज कैसे फैला, कैसे उसकी जड़ें मजबूत हुईं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, एक किताब के कुछ हिस्से। और देखिए, सवाल सीधा सा है, ये जो ब्रिटिश ताकत बढ़ी भारत में, क्या ये बस यूं ही हो गया, या इसके पीछे कोई सोची समझी चाल थी? कौन सी लड़ाइयाँ, कौन सी नीतियाँ अहम थी? इसी पर आज बात करेंगे। तो पहली बात तो यही उठती है कि ये सब अचानक हुआ या प्लान करके। जॉन सिले का वो मशहूर कोट है ना कि भारत पर हमारी विजय अनजाने में हुई थी। हाँ, ये बहस काफी पुरानी है। देखिए, शुरू में तो शायद कंपनी का ध्यान सिर्फ अपने व्यापार पर था। मुनाफे पर। सही बात है। लेकिन जब उन्होंने यहाँ देखा कि रियासतें आपस में ही लड़ रही हैं, राजनीतिक माहौल अस्थिर है, तो उन्हें मौका दिखा। पहले दखलंदाजी शुरू की, फिर धीरे धीरे महत्वाकांक्षा बढ़ी। खासकर वेलेस्ली, हेस्टिंग्स जैसे लोगों के आने के बाद तो इरादे साफ हो गए थे, साम्राज्य बढ़ाना है। वैसे जूडिथ ब्राउन ये भी कहती हैं कि अलग-अलग समय पर, अलग-अलग जगह पर अंग्रेजों के हित और फैसले लेने वाले लोग बदलते रहे, तो इसे किसी एक सीधी लाइन में देखना भी शायद ठीक नहीं। मतलब हालात के हिसाब से इरादे भी बदलते गए। अच्छा, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? बंगाल का नाम सबसे पहले आता है। सुना है बहुत अमीर था उस वक्त बंगाल। बिल्कुल, बंगाल का पैसा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हित, यहीं से मामला गरमाया। नवाब सिराजुद्दौला के साथ उनके रिश्ते बिगड़े। और फिर हुई प्लासी की लड़ाई 1757 में। हाँ, प्लासी की लड़ाई। पर वो लड़ाई कम एक तरह की साजिश ज्यादा थी। क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था। अच्छा। इसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। ये असली लड़ाई थी। इसमें मीर कासिम, अवध के नवाब, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, तीनों की मिली-जुली सेना को अंग्रेजों ने हराया। तो इन लड़ाइयों का असर क्या पड़ा फिर? प्लासी से तो समझिए अंग्रेजी राज की नींव पड़ गई। बंगाल का खजाना उनके हाथ लग गया। लेकिन बक्सर की लड़ाई और उसके बाद जो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, वो बहुत अहम थी। उससे क्या हुआ? उससे कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार। सारा पैसा कंपनी के पास, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी नवाब पर। इसे ही द्वैध शासन कहा गया। बड़ा अजीब सिस्टम था ये। हाँ, ये तो है। अच्छा, बंगाल के बाद फिर अंग्रेजों ने किधर देखा? दक्षिण में मैसूर एक बड़ी चुनौती रहा होगा। हैदर अली और टीपू सुल्तान। बिल्कुल, हैदर अली और खासकर उनके बेटे टीपू सुल्तान ने कड़ी टक्कर दी। टीपू तो काफी आगे की सोच रखते थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। रॉकेट तकनीक में उनका काम, रेशम उद्योग को बढ़ावा देना, और वो फ्रांस के जैकोबिन क्लब से भी जुड़े थे शायद। जी हाँ, बिल्कुल। वो काफी आधुनिक शासक थे। अंग्रेजों से 4 युद्ध हुए मैसूर के, जिन्हें एंग्लो मैसूर युद्ध कहते हैं। मद्रास, मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम की संधियां हुई। लेकिन आखिरकार 1799 में चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान हार गए और मारे गए, और मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। सहायक संधि, इस पे अभी आते हैं। मैसूर के बाद फिर मराठों की बारी आई। वो तो बहुत बड़ी शक्ति थे उस समय। थे, लेकिन उनमें आपसी एकता नहीं थी। मराठा सरदार जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, ये आपस में ही लड़ते रहते थे। इसी फूट का अंग्रेजों ने पूरा फायदा उठाया। अच्छा। 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुए। इसमें भी कई संधियां हुईं, जैसे सालबाई की संधि, बेसिन की संधि। खासकर 1802 की बेसिन की संधि बहुत अहम थी, जिसने पेशवा को लगभग अंग्रेजों का अधीन बना दिया। तो मराठे क्यों हारे, इतनी बड़ी ताकत होते हुए भी? कई कारण थे। एक तो नेतृत्व कमजोर हो गया था, राजनीतिक ढांचा ढीला था, आपस में ही लड़ते रहते थे। उनकी सेना भी अंग्रेजों के मुकाबले थोड़ी पुरानी पड़ गई थी। और हाँ, अंग्रेजों की कूटनीति और उनकी जासूसी व्यवस्था बहुत बेहतर थी। समझ गया। इसके बाद सिंध और पंजाब। जी, सिंध की लोकेशन अहम थी। अफगानिस्तान के पास रूस का डर भी था अंग्रेजों को। तो ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि ये काफी अनैतिक कब्जा था। और पंजाब, वहां तो महाराजा रंजीत सिंह थे। हाँ, रंजीत सिंह ने एक बहुत शक्तिशाली सिख राज्य बनाया था। अंग्रेजों के साथ उनकी 1809 में अमृतसर की संधि भी हुई थी, जिसने सतलज नदी को सीमा मान लिया था। जब तक वो जिंदा रहे, अंग्रेज पंजाब की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पा रहे। लेकिन उनके बाद पंजाब में वही हुआ जो अक्सर होता है। गद्दी के लिए लड़ाई, दरबार में साजिशें, सेना में अनुशासनहीनता। सिख सरदारों में फूट पड़ गई।
कुछ ने तो अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। अच्छा। नतीजा 2 एंग्लो सिख युद्ध हुए। सिखों ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंदरूनी गद्दारी और अंग्रेजों की बेहतर रणनीति के आगे टिक नहीं पाए। आखिरकार 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को भी ब्रिटिश भारत में मिला लिया। तो ये सीधी लड़ाइयां और कब्जे, लेकिन आप पर पहले जिक्र किया था सहायक संधि का, और एक वो व्यपगत का सिद्धांत भी था, ये क्या थे? हाँ, ये सीधी लड़ाई के अलावा अंग्रेजों के दूसरे हथियार थे, बहुत चालाकी से इस्तेमाल किए गए। वेलेस्ली की सहायक संधि एक तरह का जाल था। कैसे? इसमें भारतीय राजा को अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी की फौज रखनी पड़ती थी। उसका सारा खर्चा भी राजा को ही देना होता था। बदले में कंपनी बाहरी हमलों से बचाने का वादा करती। सुनने में तो ठीक लगता है। लेकिन शर्तें और भी थीं। राजा को अपने दरबार में एक ब्रिटिश अफसर रेजिडेंट रखना पड़ता था। वो राजा के किसी भी विदेशी मतलब यूरोपीय या दूसरे भारतीय राजा से बिना अंग्रेजों की इजाजत के कोई संबंध नहीं रख सकता था। अपनी फौज भी कम करनी पड़ती थी। अरे, मतलब आजादी तो खत्म ही हो गई एक तरह से। बिल्कुल। धीरे धीरे राज्य कंपनी पर पूरी तरह निर्भर हो जाता था। हैदराबाद के निजाम पहले थे जिन्होंने ये संधि मानी, फिर अवध, मैसूर, पेशवा, कई राज्य इसमें फंस गए। वो दूसरा वाला डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो तो और भी सीधा तरीका था राज्य हड़पने का। डलहौजी ने नियम बनाया कि अगर किसी राजा का अपना खून का बेटा मतलब प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसका राज्य गोद लिए हुए बेटे को नहीं मिलेगा, वो सीधा अंग्रेजी राज में मिला लिया जाएगा। अच्छा। इसी आधार पर सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, छोटा उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सब को हड़प लिया गया और अवध को तो 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर मिला लिया, जबकि वहां नवाब के वारिस मौजूद थे। बाप रे, तो मतलब सिर्फ तलवार ही नहीं चली, कलम और कूटनीति का भी भरपूर इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल, ये पूरी कहानी लड़ाइयों की भी है, संधियों की भी, कूटनीति की भी और प्रशासनिक तिकड़मों की भी है। एक मिलीजुली प्रक्रिया थी ये। और अंत में एक बात सोचने वाली है, क्या ये सब सिर्फ राजनीतिक और फौजी घटनाएं थीं, या इनके पीछे गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव भी थे जिन पर हमें और ध्यान देना चाहिए? शायद अगली बार इस पर बात करें, पर आज की चर्चा से ये साफ होता है कि भारत में ब्रिटिश राज की नींव कैसे पड़ी।